Good morning, class 7th. Last time, in the last class, we discussed about the volcano, the structure, and I also told you what are the names behind that. So this is volcano structure, this is magma chamber, जो आप रेड देख रहे हैं ये मैग्मा है, और ये क्रस्ट है, ये आप पहले चीज़ें समझ चुके हैं एक बार। और ये मेंटल, आपने क्रस्ट, मेंटल, इनर कोर ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरह निकलने की इसकी प्रोसेस है बेटा। जब बाहर आता है लावा तो पहाड़ियों के जिस हिस्से से ये फूट रहा होता है उसको हम वेंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये एक वेंट है, ये है, और एक टाइम के बाद आप देखते हैं कि इसमें से बहुत सारी राख और गैस निकलती है। मतलब ये इतनी भयानक होती है कि आसपास की, मतलब मैं बात करूं नॉर्मली, कभी कभी 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर दूर दूर इलाके तक सिर्फ धुआं ही रहता है, गैस चैम्बर जैसा बन जाता है। और उस टाइम पे कोई भी एरोप्लेन अगर उस एरिए से चल के जा रहा है तो वो सारी चीज़ें रोक देनी होती हैं। लोगों को घरों में अपने शीशे, घर, दरवाजे अच्छे से पैक कर देने होते हैं। लोग 2-2, 3-3 दिन तक, कई दिनों तक अपने आप को संभाल कर रखते हैं ताकि वो धुआं या वो राख उनको परेशान ना करे, क्योंकि वो बहुत ख़तरनाक होती है, ज्वालामुखी की ये सारी चीज़ें, ठीक। तो हमने इंडो, एक्सो, इन सब चीज़ों की बहुत अच्छे से बात की थी बेटा। अब हम थोड़ा दूसरे लेवल पे जा रहे हैं। देखिए, okay, similarly when the lithosphere plates move, the surface of the earth vibrates. वो जो लिथोस्फीयर प्लेट्स की बात कर रहे थे ना हम लोग, याद है मैं आपको समझा रहा था कि हमारी अर्थ कुछ बहुत सारी प्लेट्स से मिलके बनी है। ओशियनिक प्लेट्स के नीचे भी प्लेट्स हैं ऐसी। तो जब बेटा ये मूव करती हैं ये एक दूसरे से, तो अर्थ वाइब्रेट करती है। वाइब्रेट मतलब जैसे कोई भी चीज़ हिल जाए, आप भी जानते हैं वाइब्रेट का मतलब कोई भी चीज़ जो हिल जाए। दिस वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल अराउंड द अर्थ। अच्छा, ये कोई ऐसा नहीं, बहुत छोटी छोटी प्लेट्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं, और अगर ये एक दूसरे से इस तरह से क्या रिएक्शन करती हैं, वाइब्रेट करती हैं, तो बहुत दूर दूर तक अर्थ के इस मूवमेंट को फील किया जाता है। दीज वाइब्रेशंस आर कॉल्ड अर्थक्वेक, और इन्हीं वाइब्रेशंस को अर्थक्वेक कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन बन के आए व्हाट इज अर्थक्वेक, ठीक, व्हाट इज अर्थक्वेक, तो बेटा आंसर उसका कहाँ से आएगा, यहाँ से। When the lithosphere move, the surface of the earth vibrate, the vibration can travel around the earth, these vibration called earthquake. ये बेटा यहाँ से इसका आंसर। छोटी छोटी चीज़ है, और जैसे नोट्स की तरह आप लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट क्योंकि क्वेश्चन आंसर है सिमिलरली आप समझ रहे हैं, इतना सिंपल समझ रहे हैं, तो आप उसको अच्छे से लिख भी लें, क्या दिक्कत है। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड द फोकस। अभी छोटी छोटी डेफिनेशंस आएंगी। व्हाट डू यू मीन बाय फोकस, व्हाट इज फोकस। फोकस मतलब वो एक जगह जहाँ से चीज़ें शुरू हुई हैं, वाइब्रेट करना शुरू हुई हैं। एक क्रस्ट में वो जगह होती है जहाँ से मूवमेंट स्टार्ट होता है, और जहाँ से मूवमेंट स्टार्ट हो वो चीज़ फोकस कहलाती है, ठीक। मतलब वो चीज़ जहाँ से इन चीज़ों की स्टार्टिंग हुई है। द प्लेस ऑन द सरफेस मूव द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर। और एक तीसरा वर्ड नया, भाई एपिसेंटर क्या है, तो सेंटर से आप कुछ इसको समझ सकते हैं। अच्छा, क्या समझ सकते हैं सेंटर से, ज़रा देखें तो। द प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द फोकस, जहाँ से मूवमेंट शुरू हुई है ना, उसके ऊपर का जो सरफेस है वो जगह, मान लीजिए कोई समुद्र की लहरें हैं, कोई ज़मीन है, नीचे से एक पॉइंट से वाइब्रेशन शुरू हुआ और जब सरफेस तक वो आ जाता है, मतलब ऊपर हमारे घर, मकान, सारी चीज़ें बनी हुई हैं, वो जो आ जाती हैं उस फोकस के ऊपर वाली प्लेस को हम एपिसेंटर बोलते हैं, जहाँ पे उसने असर करना शुरू किया। वाइब्रेशंस ट्रेवल आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपिक सेंटर एज वेव्स। ये वेव्स, छोटी छोटी वर्ड्स आएंगे, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, आपको छोटी छोटी चीज़ें समझनी भी हैं।
कि वाइब्रेशंस जो होती हैं वो ट्रैवल करती हैं एपिसेंटर से वेव्स की तरह, तरंगे। आपने वो महसूस किया है जब आप पानी में एक बहुत बड़ा सा ईंट का पत्थर या किसी भी तरह का एक पत्थर डालें तो एक गोल गोल सी रिंग बनती चली जाती है बहुत दूर तक। तो वो वही चीज़ होती है, क्योंकि वो वेव्स की फॉर्म में है, तरंगों की फॉर्म में, वो तरंग पानी को कई दूर तक जाके डिस्टर्ब करती है और वो रिंग बनती चली जाती है। ठीक उसी फॉर्म में बेटा अर्थक्वेक या इस तरह की चीज़ें होती हैं। ठीक। ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजली क्लोजेस्ट टू द एपिक सेंटर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीज अवे फ्रॉम द सेंटर। जिससे कोई चीज़ सेंटर से बहुत दूर दूर तक हुई है तो वहाँ पे डैमेज इतना नहीं होगा, बट इसके आसपास डैमेज बहुत ज़्यादा होगा एपिसेंटर के, क्योंकि वो सरफेस पे वहाँ आ गया है जैसे इसमें लिखा हुआ है। और ये डायग्राम हम समझेंगे बेटा, ये डायग्राम सबसे अच्छा है, बेहतरीन। अब देखिए, रेड पोर्शन अलग, येलो अलग, और ये आप ये वाइट वाइट ऐसे देख रहे हैं ना, ये बीच से यहाँ पे ये एपिसेंटर है, मतलब जहाँ से मूवमेंट शुरू हुई है उसके ऊपर का हिस्सा, और मूवमेंट कहाँ से शुरू हुई है, ये दिस इज़ वेयर द अर्थक्वेक अकर्स, इट इज़ द ओरिजिन ऑफ सिस्मिक एनर्जी। ये वो जगह है जहाँ से अर्थक्वेक की ओरिजिन शुरू हुई है। और देखो वेव्स की फॉर्म में, देखो वाइट 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 वाइट, अभी ऊपर तक जहाँ आया ना यहाँ से, अभी यहाँ से ऐसे ऐसे ये वाइट 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 जो इस तरह दूर दूर तक जा रहा है। अब जितना दूर तक जाएगा उतना इसकी वेव कम होती जाएंगी और नुकसान उतना नहीं होगा, बट इसके आस पास नुकसान बेटा बहुत ज़्यादा होगा और हर तरह की डायरेक्शंस में होती हैं। इन आउट बोथ, जब इन आउट होती है दोनों तरफ से हिला कर रख देती है तभी तबाही आती है और तभी नुकसान होता है। तो ये ओरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक है। तो ये एक्टिविटी की तरह है, इसको आप ज़रूर ड्रॉ करें। ठीक, इसको आप ड्रॉ करें। और अगर पिछली बार आपने ड्रॉ कर लिया है तो कोई बात नहीं, लास्ट क्लास में जब हम बोल रहे थे हो सकता है, क्योंकि एक दो बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर हमने ड्रॉ कर लिया है, मैंने कहा इट्स ओके। और जो बच्चे आज करना चाहेंगे वो आज कर लें, कोई बात नहीं। तो ये एक मतलब बड़ी इम्पोर्टेंट और अच्छी चीज़ है समझने के लिए। अब जैसे डू यू नो पे आते हैं। डू यू नो में ये बहुत अच्छी चीज़ दी हुई है कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। भूकंप से आने वाली 3 टाइप की किरणें बताई गई हैं बेटा। पहली होती है पी वेव्स, इन्हें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल समझते हैं आप, जो इस तरह की फॉर्म में होती हैं खड़े खड़े, और ये बहुत तबाही लाती हैं बेटा, आप समझ लीजिए। एस वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स, ट्रांसवर्स मतलब जो दोनों तरफ से चलती हो, इधर से भी और उधर से भी, एस टाइप। एल वेव्स और सरफेस वेव होती हैं, यानी कि वो सरफेस टू सरफेस चलती हैं, यानी कि इधर 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 ऐसे फैलती जाती हैं। उससे भी नुकसान बहुत आता है, बट ये जो एल साइज वाला होता है, पी वेव्स लॉन्गिट्यूडनल, ये तो बहुत तबाही लाता है। तो ये एक क्वेश्चन की तरह हो गया बेटा आपके लिए। हाँ, मेरी बात समझ गए। व्हाट आर 3 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक, क्वेश्चन ही तो है। व्हाट आर 3 टाइप्स ऑफ वेव्स। ठीक, तो उसका आंसर आप ऐसे लिखेंगे। बेहतरीन क्वेश्चन है ना। तो पी हो गया, पी वेव्स जो लॉन्गिट्यूडनल है, एस वेव्स हो गया ट्रांसवर्स हैं, और एल साइड्स एल वेव्स हैं जो कि सरफेस वाली है। ठीक, ये मतलब छोटी छोटी चीज़ें आपके सामने आ गई। तो ये तो आप नॉर्मल खुद रीड कर सकते हैं। ये एक बार बेटा गुजरात में एक भूकंप आया था, आई थिंक 2001 की बात है। मैं भी काफ़ी छोटा था, आई थिंक मैं अभी 6th में ही होऊंगा। हाँ, जहाँ तक मुझे पता 6th में ही था मैं। और ये भुज में आया था, डेट्स दी हुई हैं यहाँ बहुत सारा। ये केस स्टडी है, मतलब वहाँ क्या हुआ है स्कूल के साथ, और वहाँ क्या क्या चीज़ें हो रही थी, और किस तरह से इमरजेंसी आई थी, कई जगह आग लग गई थी। तो ये एक पूरी कहानी दी हुई है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं कि भूकंप आने के बाद किस किस तरह की चीज़ें वहाँ हुई थी। एक सबसे अच्छा एक क्वेश्चन दूसरा यहाँ से होता है, एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद अ मशीन कॉल्ड अ सीस्मोग्राफ। अब आपको पता होना चाहिए कि सीस्मोग्राफ क्या होता है। सीस्मोग्राफ एक ऐसा यंत्र होता है बेटा जिससे हम ना ये मापते हैं कि भूकंप कितना तेज आया, अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी है वो कितनी ज़्यादा थी। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिएक्टर स्केल, मतलब
एक होता है ना, जैसे दूरी को आप किलोमीटर में नापते हैं, वजन को आप केजी में नापते हैं, कपड़े के लिए आप मीटर वर्ड यूज़ करते हैं, है ना। तो ऐसे ही एक मेज़रमेंट यूनिट होती है अर्थक्वेक के नापने के लिए, जिसको बेटा रिएक्टर स्केल बोलते हैं। तो उसमें बताया गया है कि अगर 2 तक आया है तो बहुत कम असर करेगा, 5 है तो वो नुकसान कर सकता है, चीज़ें गिर सकती हैं, 6 रिएक्टर तक आया है, हायर मैग्नीट्यूड है तो बहुत स्ट्रांग होता है, 7 से ऊपर वाला तो भैया होता ही बड़ा खतरनाक है। यानी कि उस, अब आप कहेंगे सर ये लगाए कहाँ जाते हैं? बेटा जितने भी जगह भूकंप आते हैं वहाँ पे यंत्र ज़मीन पे लगाए जाते हैं, और उसकी रीडिंग जो होती है वो एक लैब की तरह का रूम होता है, वहाँ की जाती है। तो पता चलता है कि ये कितने रिएक्टर स्केल पे ये भूकंप आया है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, रिएक्टर, सीस्मोग्राफ, और कितने मैग्नीट्यूड वाला अर्थक्वेक कितना हैवी है, ये भी आप अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखेंगे अच्छे से। ये छोटी छोटी चीज़ें दे रखी हैं, आपको भी मतलब इस चीज़ से क्या कहते हैं, अवेयर होना चाहिए, ज़रूरी है। मान लीजिए आपके आसपास भूकंप आता है तो आपको क्या क्या करना चाहिए, किस किस तरह की तैयारी करनी चाहिए। वेयर टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, जब अर्थक्वेक आ रहा हो तो क्या करना चाहिए। सेफ स्पॉट, एक सुरक्षित जगह तुरंत ढूंढ लेनी चाहिए, किचन के काउंटर के नीचे, टेबल के नीचे, डेस्क के नीचे, या किसी दीवार के कोने की तरफ। क्यों? डेस्क वगैरह इस तरह की जो चीज़ें होती हैं हमारे घरों में मजबूत होती हैं, अगर हम उसके नीचे जाएंगे तो ऊपर से जो मलबा गिरेगा उसके गिरने से हम बच सकते हैं, या हम कोने की तरफ हों। आप हमेशा देखेंगे एक बड़े रूम का वो हिस्सा जहाँ छत का एक बड़ा हिस्सा खाली सा होता है ज़मीन की तरफ, वहाँ तबाही ज़्यादा होती है, बट आप कोने की तरफ होंगे तो इतना नहीं होगा। स्टे अवे फ्रॉम, भाई जहाँ आग जलने वाली जगह हैं, या ऐसी चिमनियाँ हैं, विंडो हैं जहाँ शीशे वगैरह हैं, पिक्चर फ्रेम से दूर रहें। क्यों? क्योंकि वो आपको नुकसान ही पहुँचाएं। और एक लास्ट क्या है बेटा, इस सीस्मोग्राफ का पिक्चर है। आप अवेयरनेस फैलाएं अपने दोस्तों में और फैमिली मेम्बर्स में कि किसी भी तरह की डिज़ास्टर हो, नुकसान हो, तो उसको हम लोग अच्छे से कॉन्फिडेंटली हैंडल कर सकें, गलत चीज़ें ना फैलाएं। तो ये थी आज की चीज़ें, और मैं छोटे छोटे चैप्टर्स को लेके, अच्छे अच्छे टॉपिक को लेके, एक एक दो टॉपिक को लेके ही बेटा आपकी क्लास ले रहा हूँ, और मैं खुद नहीं चाहता हूँ कि बहुत बड़ी बड़ी आपकी क्लासेस हों अभी इस टाइम, ठीक है, ताकि आप अच्छा पढ़ सकें, बेहतरीन कर सकें और वर्क बहुत अच्छा कर सकें। ये एक पॉजिटिव पॉइंट रहेगा, ठीक। तो आज की क्लास को बेटा यहीं समाप्त करते हैं, और जो नेक्स्ट टाइम आपका क्लास स्टार्ट होगा वो यहाँ से होगा, ठीक। उसके बाद हम और चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेंगे। जो क्वेश्चन आंसर्स नोट्स बने हैं वो आप प्रॉपरली अपनी नोटबुक में रख करेंगे और मुझे भेजेंगे, ठीक है। कोशिश कीजिए कि आप पेंसिल अपने साथ रखा करें, जैसे मैं एक क्लास ले रहा होता हूँ और बुक आपके सामने हो, ठीक। तो आप पेंसिल से, जैसे मैं कोई चीज़ टिक कर रहा हूँ, मैंने क्वेश्चन लिखा, फिर उसका आंसर के लिए अंडरलाइन किया, तो आप भी तुरंत उसको कर सकें। ये चीज़ आपके लिए बेहतर हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, और अपना ख्याल रखिए, अच्छे से वर्क करते रहिए, और पढ़ाई थोड़ी थोड़ी ज़रूर करनी है, घर पे भी बड़ों की बात आपको माननी है, वो भी करना है, टाइम से ज़रूर अपनी हैबिट्स रखना है, तभी आप थोड़े अच्छे से खुश रह पाएंगे इस लॉकडाउन के टाइम में। ओके क्लास, थैंक यू।